आइए दोस्तों, एक कविता जिसका नाम है मैक फ्लैक्नो, इसको समझते हैं। यह कविता फ्लैक्नो नामक एक ऐसे राजा के बारे में है जो मूर्खता के साम्राज्य पर राज करता है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में शैडवेल को चुनता है, क्योंकि शैडवेल उसकी तरह ही पूरी तरह से मूर्ख है। यह कविता जॉन ड्राइडन द्वारा लिखी गई है, एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें उन्होंने अपने समकालीन नाटककार थॉमस शैडवेल का मजाक उड़ाया है। तो चलिए समझते हैं। एक समय की बात है, दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है और अंततः खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा और शासक भी इस नियम से बंधे हुए हैं। जब उनका समय आता है तो उन्हें भाग्य के बुलावे पर जाना ही होता है। फ्लैक्नो नाम का एक व्यक्ति था। जैसे पुराने समय में ऑगस्टस नाम के एक युवा को बहुत बड़ा साम्राज्य चलाने की जिम्मेदारी मिली थी, वैसे ही फ्लैक्नो को भी जवानी में ही एक खास तरह का साम्राज्य संभालने का मौका मिला और उसने उस पर बहुत सालों तक राज किया। फ्लैक्नो गद्य लिखे या कविताएं, हर तरह की बेकार और मूर्खतापूर्ण बातों के क्षेत्र में उसका बिना किसी विरोध के एक छत्र राज चलता था। हर कोई उसे उस मूर्खता के राज्य का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह मानता था। अब यह राजा फ्लैक्नो बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके राज्य में शांति थी और उसके बहुत सारे बच्चे थे। यानी उसकी तरह की मूर्खतापूर्ण बातें और काम करने वाले उसके अनुयायी बहुत बढ़ गए थे। बहुत समय तक अपने साम्राज्य को चलाने के बाद फ्लैक्नो अब थक गया था। इसलिए उसने यह सोचा और फैसला करने का समय निकाला कि उसके बाद उसके इस मूर्खता के राज्य का राजा कौन बनेगा। फ्लैक्नो अपने सभी बेटों पर ध्यान से विचार कर रहा था। वह यह देखना चाहता था कि उनमें से कौन इतना काबिल है जो उसकी जगह ले सके और आगे भी अपनी मूर्खता से लोगों की बुद्धि का मुकाबला कर सके। आखिरकार फ्लैक्नो ने फैसला कर लिया और जोर से कहा कि यह तो कुदरत का नियम है कि उसी को राजा बनना चाहिए जो बिल्कुल उसकी तरह हो, यानी सबसे बड़ा मूर्ख हो। फ्लैक्नो ने कहा कि उसके सभी बेटे में से सिर्फ शैडवेल ही उसकी असली तस्वीर है। वह तो बचपन से ही इतना मूर्ख है जैसे कि उसने मूर्खता में पूरी महारत हासिल कर ली हो। फ्लैक्नो ने फिर दोहराया कि उसके जितने भी अनुयायी हैं उनमें से सिर्फ शैडवेल ही ऐसा है जिसकी मूर्खता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। वह पूरी तरह से मूर्ख है। फ्लैक्नो ने अपने बाकी अनुयायियों के बारे में कहा कि वे तो कभी कभी थोड़ी बहुत समझदारी की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैडवेल तो कभी गलती से भी कोई समझदारी की बात नहीं करता। वह हमेशा मूर्ख ही रहता है। फ्लैक्नो कहता है कि उसके बाकी अनुयायियों में तो कभी कभी थोड़ी सी बुद्धि की झलक दिख सकती है, जिससे शायद कुछ देर के लिए उनमें समझदारी आ जाए, लेकिन शैडवेल ऐसा नहीं है। वह कभी भी गलती से भी समझदारी के रास्ते पर नहीं जाता। वह हमेशा मूर्ख ही बना रहता है। आगे हम देखते हैं कि आगे की पंक्तियों में फ्लैक्नो शैडवेल की मूर्खता और उसकी तथाकथित महानता का मजाक उड़ाता है। वह उसे एक ऐसे शासक के रूप में चित्रित करता है जिसमें कोई बुद्धि नहीं है और जिसकी प्रसिद्धि सिर्फ उसकी मूर्खता के कारण है। फ्लैक्नो कहता है कि शैडवेल की मूर्खता इतनी गहरी है कि उसमें समझदारी की कोई छोटी सी किरण भी नहीं घुस सकती। यानी जैसे घनी धुंध सूरज की रोशनी को भी ढक लेती है, वैसे ही शैडवेल की मूर्खता उसकी थोड़ी सी बुद्धि को पूरी तरह से छिपा लेती है। शैडवेल दिखने में भारी भरकम और प्रभावशाली लगता है, लेकिन फ्लैक्नो व्यंग करते हुए कहता है कि उसका यह भारी शरीर सिर्फ उसकी मूर्खतापूर्ण शान को दिखाने के लिए ही बना है। उसके अंदर कोई गहराई नहीं है। फ्लैक्नो शैडवेल की तुलना उन बड़े और मोटे ओक के पेड़ों से करता है जो पूरे मैदान पर छाए रहते हैं, लेकिन उनमें कोई सोच या समझ नहीं होती। उसी तरह शैडवेल भी बिना किसी असली योग्यता के सिर्फ अपनी मूर्खता की बदौलत शान से राज करेगा। फ्लैक्नो कहता है कि पुराने समय के नाटककार
हेवुड और शर्ली भी शैडवेल की तरह ही बेकार और दोहराव वाली बातें लिखते थे, लेकिन शैडवेल तो उन सबसे भी आगे निकल गया है। वह तो दोहराव वाली और अर्थहीन बातों का सबसे बड़ा गुरु है। फ्लैक्नो खुद को भी एक मूर्ख मानता है, लेकिन वह कहता है कि वह तो शैडवेल से कम ही मूर्ख था और उसे तो बस शैडवेल के लिए रास्ता बनाने के लिए पहले भेजा गया था, यानी शैडवेल उससे भी बड़ा मूर्ख है। फ्लैक्नो कहता है कि वह खुद भी साधारण और भद्दे कपड़े पहनकर आया था ताकि शैडवेल के महान यानी मूर्खतापूर्ण नाम का प्रचार कर सके और लोगों को उसकी तरह मूर्ख बनाना सिखा सके। फ्लैक्नो अपनी पुरानी कला की बात करता है जब उसने पुर्तगाल के राजा जॉन के लिए गाया था। ठीक है, तो जो फ्लैक्नो है वो अपनी पुरानी कला की बात करता है जब उसने पुर्तगाल के राजा जॉन के लिए गाया था। वह कहता है कि वह सब तो उस शानदार दिन की तैयारी थी जब शैडवेल थेम्स नदी पर अपनी महानता दिखाते हुए आगे बढ़ेगा। शैडवेल एक शाही नाव पर सवार होकर थेम्स नदी पर जा रहा है और वह अपनी इस दिव्य जिम्मेदारी यानी मूर्खता को आगे बढ़ाने के गर्व से फूला हुआ है। नाव के चप्पू भी ताल में बज रहे हैं जैसे किसी महत्वपूर्ण अवसर पर होता है। शैडवेल ऐसे लग रहा है जैसे वह किसी बड़ी सेना का नेता हो और उसकी नाव भजनों और स्तुतियों से भरी हुई है। फ्लैक्नो व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसा शानदार नज़ारा तो पहले कभी एप्सम के कंबलों में उछाले जाने वाले किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ भी नहीं हुआ होगा। एप्सम में मूर्खों को कंबल में उछालने का रिवाज था। फ्लैक्नो शैडवेल की तुलना एरियन नाम के एक प्राचीन यूनानी कवि से करता है जो उसकी कविता के लिए प्रसिद्ध था और जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था लेकिन एक डॉल्फिन ने बचाया था। तो फ्लैक्नो व्यंग करता है कि शैडवेल भी एक नया कवि है जिसकी वीणा यानी उसकी कविता उसके नाखूनों के नीचे कांप रही है, यानी वह अच्छी कविता नहीं लिखता। फ्लैक्नो कहता है कि शैडवेल का संगीत इतना बुरा है कि ऊंची आवाज़ें डर से चीख रही है और नीचे आवाज़ें गुस्से से दहाड़ रही है। यह उसकी खराब संगीत प्रतिभा का मजाक है। फ्लैक्नो कहता है कि हर जगह से यहाँ तक कि गंदी गलियाँ यानी कि पिसिंग एले से भी शैडवेल के नाम की गूंज सुनाई दे रही है और बड़े बड़े घर यानी एस्टोन हॉल भी उसकी मूर्खता की चर्चा कर रहे हैं। यह व्यंग है कि शैडवेल की बदनामी हर जगह फैली हुई है। तो हमने देखा कि इन पंक्तियों में फ्लैक्नो शैडवेल की मूर्खता और उसकी तथाकथित महानता का मजाक उड़ाता है। वह उसे एक ऐसे शासक के रूप में चित्रित करता है जिसमें कोई बुद्धि नहीं है और जिसकी प्रसिद्धि सिर्फ उसकी मूर्खता के कारण है। जब शैडवेल की शाही नाव थेम्स नदी पर आगे बढ़ रही है तो छोटी छोटी मछलियां उसके चारों ओर झुंड बना लेती है। फ्लैक्नो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये मछलियां शायद उसकी नाव को सुबह का तैरता हुआ टोस्ट समझ रही है और उसे खाने की उम्मीद में उसके पास आ रही है, यानी शैडवेल इतना महत्वहीन है कि मछलियां भी उसे खाने की चीज़ समझ रही है। फ्लैक्नो शैडवेल को अपनी सुरीली वास्तव में बेसुरी मंडली का राजकुमार कहता है। वह कहता है कि शैडवेल कभी कभी अपने लिखे हुए कागज़ों को अपने हाथ में इस तरह लहराता है जैसे कोई किसान अनाज को मथ रहा हो। यहाँ मथने वाला हाथ यानी उसकी तरह से लिखने की शैली और अर्थहीन शब्दों को दर्शाता है। जैसे किसान अनाज को पीटकर भूसी अलग करता है, वैसे ही शैडवेल अपने कागजों से बेकार की बातें निकाल रहा है। इन पंक्तियों में फ्लैक्नो शैडवेल की तुच्छता और उसकी खराब लेखन शैली का उपहास करता है। वह कहता है कि शैडवेल इतना मामूली है कि मछलियां उसे भोजन समझती है और उसकी लेखन शैली अनाज मथने की तरह भद्दी और अर्थहीन है। फ्लैक्नो कहता है कि शैडवेल की कविता की लय इतनी खराब है कि वह सेंट आद्रे के पैरों की अनियमित चाल से भी बदतर है। सेंट आद्रे एक ऐसे संत थे जिनकी चाल लड़खड़ाती हुई मानी जाती थी। यहाँ तक कि शैडवेल की अपनी कविता साइकी की पंक्तियाँ भी इतनी
बेतरतीब है कि उसमें कोई तालमेल नहीं है। फ्लैक्नो व्यंग करते हुए कहता है कि शैडवेल की कविता में भले ही बहुत सारे शब्द हों और वह खुद को बुद्धिमान समझता हो, लेकिन वास्तव में उसकी पंक्तियां दोहराव से भरी हुई और अर्थहीन होती हैं। फ्लैक्नो एक और समकालीन व्यक्ति सिंगलेटन का उदाहरण देता है और जो शैडवेल की प्रतिभा से इतना जल गया कि उसने अपनी वीणा यानी कविता और तलवार यानी शौर्य त्याग दी और कसम खाई कि वह फिर कभी विलिरियस का किरदार नहीं निभाएगा। विलिरियस उस समय के एक नाटक का चरित्र था। यह शैडवेल की बुरी कला के प्रभाव का एक और व्यंग्यात्मक चित्रण है। फ्लैक्नो बूढ़ा पिता शैडवेल होने वाला लड़का की महानता देखकर इतना खुश और भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। यह दृश्य शैडवेल की मूर्खता को और भी ज़्यादा हास्यपद बनाता है। फ्लैक्नो कहता है कि शैडवेल की हर बात और खासकर उसके नाटक यह साबित करते हैं कि वह तो पैदा ही मूर्ख बनने के लिए हुआ था। उसकी मूर्खता स्वाभाविक और जन्मजात है। अगस्ता यहाँ लंदन शहर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फ्लैक्नो शैडवेल को लंदन की दीवारों के पास ले जाता है, एक ऐसे शहर के पास जो कई तरह के खतरों से घिरा हुआ है। फ्लैक्नो एक पुरानी इमारत बारबिकन का जिक्र करता है जो कभी वहाँ खड़ी थी और लोगों को दिखाई देती थी। बारबिकन कभी एक पहरे की मीनार थी, लेकिन अब वह खंडहर हो चुकी है और उसका सिर्फ नाम ही बचा है। फ्लैक्नो इस खंडहर का इस्तेमाल शैडवेल के भविष्य के साम्राज्य के प्रतीक के रूप में करता है जो अंदर से खाली और महत्वहीन होगा। बारबिकन के खंडहरों पर अब वैश्यालय बन गया है जो अनैतिकता और भ्रष्ट सुखों के केंद्र हैं। इन वैश्यालयों में मुख्य वेश्याएं आराम से रहती हैं बिना किसी डर या दखल के। यह जगह अनैतिकता और बुराई का अड्डा बन गई है। इन भ्रष्ट जगहों के पास ही एक नर्सरी, थिएटर या नाटकशाला खड़ी होती है जहां रानियां, अभिनेत्रियां और भविष्य के नायक यानी नाटककार तैयार होते हैं। फ्लैक्नो व्यंग कर रहा है कि शैडवेल जैसे मूर्ख और बुरे लेखक ऐसे ही भ्रष्ट और निम्न स्तर की कला को जन्म देंगे। संक्षेप में इन पंक्तियों में फ्लैक्नो शैडवेल की कला की निम्न गुणवत्ता और उसके भविष्य के साम्राज्य की भ्रष्ट प्रकृति का चित्रण करता है। वह लंदन के एक खंडहर और उसके आसपास के अनैतिक स्थानों का उपयोग शैडवेल की प्रतिभा और उसके प्रभाव के प्रतीक के रूप में करता है। Where unfledged actors learn to laugh and cry, यह उस जगह का वर्णन करता है जहां नए और अनुभवहीन अभिनेता हंसना और रोना सीखते हैं। कल्पना कीजिए एक नाट्य विद्यालय की। यहाँ युवा कलाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख रहे हैं। यहाँ इन्फेंट पंक्स यानी उन युवा और नासमझ कवियों या लेखों को कहा गया जो अभी अपनी कला में नए हैं और अपनी कोमल आवाज़ों को आजमा रही हैं। लिटिल मैक्सिमिन्स शायद किसी छोटे और महत्वहीन व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपनी नासमझी में देवताओं यानी स्थापित शक्तियों या नियमों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। महान नाटककार फ्लेचर यानी जॉन फ्लेचर कभी भी इस जगह पर अपने ऊंचे जूतों यानी बस्किन्स जो त्रासदी के अभिनेताओं द्वारा पहने जाते थे में नहीं आते। इसका मतलब है यहाँ महान और गंभीर प्रतिभा का कोई स्थान नहीं है। महान लेखक बेन जॉनसन भी यहाँ साधारण मौजों में आने की हिम्मत नहीं करते। यह भी इंगित करता है कि इस जगह पर उच्च साहित्यिक प्रतिभा का अभाव है। लेकिन जेंटर
सिमकिन जैसे साधारण और मूर्ख व्यक्ति को यहाँ आसानी से स्वीकार किया जाता है। यह उस जगह की निम्न साहित्यिक गुणवत्ता को दर्शाता है। यह जगह उन लोगों की भूली हुई प्रतिभा का स्मारक है जिसका अब कोई महत्व नहीं है। यहाँ की कविताएं और कलाएं क्लीचे यानी अर्थात घिसी पिटी बातें और निम्न स्तर की तुकबंदी से भरी हुई होती है जो उपनगरीय या प्रांतीय स्तर की होती हैं। पैंटन जैसे कोई व्यक्ति शब्दों से हानि रहित युद्ध कर रहा है, जिसका अर्थ है कि उसकी बातें प्रभावहीन और महत्वहीन है। यहाँ फ्लैक्नो थॉमस फ्लैक्नो एक नीचा कवि जिसके बारे में ड्राइडन ने यह कविता लिखी थी, प्रसिद्धि के लिए जाने जाने वाली जगह के रूप में है। यानी विडंबना यह है कि वह अपनी बुरी कविता के लिए प्रसिद्ध है। फ्लैक्नो महत्वाकांक्षी रूप से शैडवेल थॉमस शैडवेल एक और समकालीन कवि जिसे ड्राइडन ने नीचा दिखाया के सिंहासन की योजना बना रहा है, जिसका अर्थ है कि वह शैडवेल को अपना साहित्यिक उत्तराधिकारी मान रहा है, क्योंकि प्राचीन डेकर यानी थॉमस डेकर एक पुराना नाटककार ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि इस ढेर अर्थात साहित्यिक कचरे या निम्न स्तर की रचनाओं के समूह पर एक शक्तिशाली राजकुमार शासन करेगा, जो बुद्धि के लिए एक कोड़ा और समझदारी के लिए एक मूसल के रूप में पैदा हुआ है। अर्थात वह मूर्खता और अज्ञानता का प्रतीक होगा, जिसका कारण सच्ची मूर्खता कुछ आत्माओं यानी साइकीज पर हावी हो जाएगा, लेकिन उसकी कलम से कंजूसों की दुनिया पैदा होगी। शायद नीचे और स्वार्थी चरित्रों का चित्रण कर रहा है। यह हास्य कलाकारों यानी शायद बुरे या भद्दे और पाखंडियों को पैदा करेगा। रेमंड के पूरे परिवार और ब्रूस के कबीले शायद उस समय के कुछ जाने माने मूर्ख या नीचे लोग इनसे प्रभावित होंगे या इसके जैसे होंगे। अब साम्राज्ञी प्रसिद्धि ने यह खबर फैला दी थी कि शैडवेल का राज्याभिषेक पूरे शहर में हो गया है, अर्थात उसकी मूर्खता और निम्न स्तर की कविता सर्वत्र फैल गई है। प्रसिद्धि की इस खबर से उत्तेजित होकर विभिन्न राष्ट्रों के लोग मिलते हैं। पास के बनहिल और दूर के वाटलिंग स्ट्रीट से ये लंदन के इलाके हैं जो शायद विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शाही रास्तों पर कोई फारसी कालीन नहीं बिछाया गया, अर्थात यह कोई भव्य या महत्वपूर्ण अवसर नहीं है, बल्कि कुचले हुए कवियों के बिखरे हुए अंग पड़े हैं। शायद उन कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी प्रतिभा को शैडवेल जैसे लोगों ने दबा दिया। धूल भरी दुकानों से अपेक्षित लेखक आते हैं जो साहित्यिक आलोचना के पाइल यानी शायद बुरी समीक्षाएं के शहीद हैं और निम्न स्तर की साहित्यिक संस्कृति के अवशेष हैं। यह कविता एक व्यंग है जो थॉमस शैडवेल जैसे निम्न स्तर के कवियों और साहित्यिक माहौल का मजाक उड़ाती है, जहां मूर्खता और अज्ञानता को महत्व दिया जा रहा है और सच्ची प्रतिभा को अनदेखा किया जा रहा है। वहाँ हेवुड, शर्ली और ओगलेबी जैसे कई शायद पुराने और कम महत्वपूर्ण लेखक पड़े थे। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में पुरानी किताबें बिखरी पड़ी हैं जिसमें इन लोगों की रचनाएं भी शामिल हैं, लेकिन शैडवेल की इतनी सारी रचनाएं थी कि लगभग रास्ता ही बंद हो गया था। यह दिखाता है कि शैडवेल की निम्न स्तर की रचनाएं हर जगह फैली हुई थी। धोखेबाज स्टेशनर्स यानी पुस्तक विक्रेता योमैन शायद शाही गार्ड के एक प्रकार के लिए तैयार खड़े थे। इसका मतलब हो सकता है कि शैडवेल के समर्थक उसकी रचनाओं को बेचने के लिए उत्सुक थे, भले ही वे अच्छी न हो। और हेरिंगमैन यानी एक प्रकाशक
गार्ड का कप्तान था। यह शायद यह दर्शाता है कि शैडवेल के साहित्यिक साम्राज्य की रक्षा ऐसे लोग करते थे जो खुद साहित्यिक मानदंडों से समझौता कर चुके थे। बूढ़ा राजकुमार शैडवेल, जिसे यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से राजकुमार कहा जा रहा है, शान से प्रकट हुआ। कल्पना कीजिए कि कोई बूढ़ा और साधारण व्यक्ति राजा की तरह सजे हुए मंच पर आ रहा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है, अपने ही कार्यों यानी निम्न स्तर की रचनाओं से बने हिंसा सिंहासन पर ऊंचा बैठा हुआ था। यह उसकी आत्म मुग्धता और अपनी खराब रचनाओं को महान समझने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसके दाहिने हाथ पर हमारा युवा एस्केनियस बैठा था। एस्केनियस प्राचीन रोम कथाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन यहाँ शायद वह शैडवेल के किसी युवा और मूर्ख समर्थन को संदर्भित करता है जिसे वह अपना उत्तराधिकारी मानता है, जो रोम की दूसरी उम्मीद और राज्य का स्तंभ है। यहाँ रोम साहित्यिक जगत का प्रतीक है और यह पंक्ति उस युवा समर्थक को साहित्यिक जगत की उम्मीद और स्तंभ बताकर उसका मजाक उड़ाती है। इन पंक्तियों में शैडवेल को एक ऐसे राजा के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी खराब रचनाओं के सिंहासन पर बैठा है, जिसके आसपास धोखेबाज समर्थक और निम्न स्तर के प्रकाशक हैं, और वह एक मूर्ख युवा को अपने उत्तराधिकारी मानता है। यह साहित्यिक जगत की उस स्थिति पर व्यंग है जहां निम्न स्तर की प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे की पंक्तियों में शैडवेल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो जन्मजात मूर्ख है और जिसने जानबूझकर मूर्खता को अपनाया है। फ्लैक्नो उसे मूर्खता के राजा के रूप में अभिषेक करता है और उसके आसपास सुस्ती और मूर्खता का माहौल है। यह साहित्यिक जगत में व्याप्त मूर्खता और निम्न स्तर की रचनाओं पर एक तीखा व्यंग है। His brows thigh fogs instead of glory's grace, यानी उसकी बाहें जो थी मोटी धुंध की तरह थी, न कि गौरव या सुंदरता से भरी हुई। कल्पना कीजिए कि किसी के चेहरे पर चमक या तेज होने के बजाय धुंध छाई हुई हो और मंद मूर्खता उसके चेहरे के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर सुस्ती की धीमी आग जल रही है। जैसे हैनिबल एक प्रसिद्ध शत्रु वेदियों के पास आया था। हैनिबल्स, ठीक है, जैसे हैनिबल एक प्रसिद्ध शत्रु वेदियों के पास आया था, अपने पिता द्वारा रोम का कट्टर दुश्मन होने की शपथ लेकर। अपने पिता द्वारा रोम का कट्टर दुश्मन होने की शपथ लेकर। उसी तरह शैडवेल ने भी शपथ ली कि उसकी शपथ व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, कि वह मृत्यु तक सच्ची मूर्खता को बनाए रखेगा। उसके जैसे मूर्ख बने रहने की कसम खाई थी और अपने पिता के अधिकार और राज्य की रक्षा में कभी भी बुद्धि या सच्ची समझ के साथ शांति नहीं रखेगा। वह हमेशा मूर्खता और बेतुकी बातों का साथ देगा। स्वयं राजा यानी फ्लैक्नो ने पवित्र अभिषेक किया। पद से राजा होने के नाते और पेशे से पुजारी होने के नाते यहाँ फ्लैक्नो को व्यंग्यात्मक रूप से साहित्यिक मूर्खता का राजा और पुजारी दोनों बताया जा रहा है। अपने बाएं हाथ में गेंद के बजाय उसके शक्तिशाली शराब का एक बड़ा मग था। यह दिखाता है कि उसकी प्राथमिकताएं शारीरिक सुख और मूर्खता आनंद है, न कि शासन या बुद्धि। उसने अपने दाहिने हाथ से प्रेम के राज्य को सौंपा। शायद यह दर्शाता है कि उसने अपने निम्न स्तर के साहित्यिक उत्तराधिकारियों को अपनी मूर्खता की विरासत दी। एक ही बार में अपना राजदंड और शासन की शक्ति, जिससे सही ज्ञान का राजकुमार ने युवावस्था में अभ्यास किया था। अर्थात शैडवेल ने बचपन से ही मूर्खतापूर्ण बातें सीखी थी और जिसके वंश से प्रसिद्ध साइकी यानी मूर्खतापूर्ण विचारों या आत्माओं का प्रतीक पैदा हुई। उसके मंदिर अंत में खसखस से ढके हुए थे। खसखस जो है वो खाने की चीज़ होती है, वो जो
हिलते हुए उसके सिर को अभिषेक करते हुए लग रहे थे। खसखस नींद और सुस्ती का प्रतीक है, इसलिए यह उसकी मूर्खता को और बढ़ाता है। ठीक उसी समय अगर प्रसिद्धि झूठ नहीं बोलती, उसके बाएं हाथ पर 12 सम्मानित उल्लू उड़े। उल्लू ज्ञान के प्रतीक है, लेकिन यहाँ उनकी उपस्थिति व्यंग्यात्मक है। शायद यह दर्शाता है कि शैडवेल के आसपास भी कुछ दिखावटी बुद्धिमान लोग थे, जैसे रोमुलस यानी रोम के संस्थापक। ऐसा कहा जाता है टाइबर नदी के किनारे बाहर गिद्धों के शासन का शगुन लिया था। यह रोमुलस की कहानी का एक व्यंग्यात्मक समांतर है, जहाँ गिद्धों की संख्या शैडवेल के उल्लुओं की संख्या से मेल खाती है, लेकिन यहाँ यह मूर्खता और निम्न स्तर के शासक का प्रतीक है, न कि महानता का। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में शैडवेल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो जन्मजात मूर्ख है और जिसने जानबूझकर मूर्खता को अपनाया है। फ्लैक्नो उसे मूर्खता के राजा के रूप में अभिषेक करता है और उसके आसपास सुस्ती और मूर्खता का माहौल है। यह साहित्यिक जगत में व्याप्त मूर्खता और निम्न स्तर की रचनाओं का एक तीखा व्यंग है। प्रशंसक भीड़ जोर जोर से तालियां बजा रही थी और वाहवाही कर रही थी। कल्पना कीजिए कि किसी के राज्याभिषेक पर उत्साहित लोगों की आवाज़ें, और वे उसके भविष्य के साम्राज्य के शगुन देख रहे थे। लोग मान रहे थे कि उसका शासन महान होगा। पिता फ्लैक्नो ने तब अपने सिर पर रखे सम्मानों को हिलाया, शायद यह जताने के लिए कि यह सब शैडवेल को मिल रहा है, और अपनी बाहों से विस्तृत की नमी गिराई। ऐसा लग रहा था जैसे वह शैडवेल को अपनी मूर्खता की विरासत सौंप रहा हो। पूरी तरह से पुत्र की मूर्खता पर वह लंबे समय तक खड़ा रहा, अपने सीने से उमड़ते हुए गुस्से को दबाते हुए। शायद यह दिखा रहा था कि उसे शैडवेल को यह पद सौंपने में दुख हो रहा है। अंत में वह इस भविष्यवाणी भरे अंदाज में फूट पड़ा, स्वर्ग मेरे बेटे को आशीर्वाद दे, उसे आयरलैंड से शासन करने दो, दूर पश्चिमी समुद्र में बारबाडोर तक। यह उसके मूर्खतापूर्ण साम्राज्य की सीमाओं को दर्शाता है, जो वास्तविक नहीं है। उसके शासन का कोई अंत न हो और उसका सिंहासन उसके पिता के सिंहासन से भी बड़ा हो। यह एक व्यंग्यात्मक आशीर्वाद है, लेकिन फ्लैक्नो का सिंहासन भी मूर्खता का ही प्रतीक है। प्रेम के राज्य से परे उसे अपनी कलम फैलाने दो, प्रेम की दुनिया से दूर मूर्खता की दुनिया में लिखने दो। वह रुका और सभी लोगों ने आमीन कहा, जैसे वे इस मूर्खतापूर्ण राज्याभिषेक का समर्थन कर रहे हों। तो इस प्रकार उसने जारी रखा, मेरे बेटे आगे बढ़ो, हमेशा नई ढिठाई और नई अज्ञानता के साथ। उसे और भी मूर्ख और बेशरम बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सफलता दूसरे को सिखाने दो, तुम मुझसे सीखो। बिना जन्म के दर्द और निष्फल परिश्रम, उसे बिना किसी रचनात्मक परिणाम के कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जा रही है। विद्वानों को 5 वर्षों में लिखा जाने दो। शायद यह शैडवेल की धीमी और नीरस लेखन शैली का उल्लेख है। फिर भी एक भी विचार तुम्हारी मेहनत पर बुद्धि का आरोप न लगाए, अर्थात तुम्हारी रचनाओं में बुद्धि की कोई झलक न हो। जेंटल जॉर्ज यानी नीचा कवि कोई विजय के साथ मंच पर कदम रखे। डार्मेंट को धोखा देने दो और लविट को क्रोधित होने दो। ये जो हैं उस समय के नाटकों के नीरस और घिसे पिटे पात्र हैं। कली, कोकवुड और फोपलिंग ये नाटकों के मूर्ख पात्र हैं। दर्शकों को मोहित करें और अपनी मूर्खता में लेखक की बुद्धि दिखाएं। व्यंग्यात्मक रूप से लेखक की मूर्खता पूर्ण लिखता है, फिर भी तुम्हारे मूर्ख तुम्हारे बचाव में खड़े रहेंगे और अपने लेखक की बुद्धिहीनता को सही ठहराएंगे। उन्हें तुम्हारे ही नमूने पर बनाया जाने दो।
मूर्खता और इच्छा के किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मूर्खता स्वाभाविक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए ताकि वे आने वाली पीढ़ियों तक जानी जाए। किसी की नकल के रूप में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही संतान के रूप में तुम्हारी मूर्खता मौलिक हो, बल्कि तुम्हारे बुद्धिमान लोग भी वैसे ही हो, पूरी तरह से तुम्हारे भरे हुए और केवल नाम में भिन्न। तुम्हारी बुद्धिमान समर्थ भी मूर्ख ही हो, लेकिन किसी बाहरी सैडली यानी चार्ल्स सैडली एक प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति को हस्तक्षेप न करने दो। ड्राइडन चाहता है कि शैडवेल और उसके जैसे मूर्ख लोग अपने ही दायरे में रहें और सच्ची बुद्धि से दूर रहें। फ्लैक्नो शैडवेल को मूर्खता के राज्य के रूप में आशीर्वाद देता है, उसे और भी अधिक मूर्ख और नीरस बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह चाहता है कि शैडवेल की रचनाएं बुद्धिहीन हो और उसके समर्थक भी वैसे ही हो। ड्राइडन एक व्यंग कर रहा है कि कैसे मूर्खता और निम्न स्तर की प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा सके, जबकि सच्ची बुद्धि को अनदेखा किया जा रहा है। अपनी भूखी एप्सन गद यानी जो प्रोज है यानी नीरस और अर्थहीन लेखन शैली को बुद्धि से भरने की कोशिश मत करो। कल्पना करो कि कोई सूखी और बेस्वाद रोटी को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा हो, वह फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। और जब तुम अलंकारित यानी रेटरिक भाषा के झूठे फूल पिरोने की कोशिश करोगे, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर भरोसा करोगे, मूर्ख बनने के लिए मेहनत मत करो। इसका मतलब है कि शैडवेल स्वाभाविक रूप से ही नीरस है, उसे मूर्खता दिखाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इन पंक्तियों में ड्राइडन शैडवेल से कह रहा है कि वह अपनी नीरस लेखन शैली को बुद्धि से सजाने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह व्यर्थ है। वह यह भी कहता है कि शैडवेल स्वाभाविक रूप से ही मूर्ख है, इसलिए उसे मूर्खता दिखाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, यह उसके स्वभाव में ही है। यह शैडवेल की लेखन शैली और उसकी बुद्धि की कमी पर एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। लेकिन तुम अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा लिखो। और यह पंक्ति में सर फॉर्मल्स उबाऊ और औपचारिक वक्ता की वाक्पटुता तुम्हारी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी सबसे अच्छी लेखन शैली भी औपचारिक और नीरस होगी। सर फॉर्मल बिना बुलाए भी तुम्हारी कलम का साथ देगा। तुम्हारी लेखन शैली स्वाभाविक रूप से औपचारिक और उबाऊ होगी, और तुम्हारी उत्तरी समर्पण पत्रिकाएं यानी विशेष व्यक्ति को समर्पित कविताएं भी ऐसी ही होगी। और झूठे दोस्तों को अपनी प्रसिद्धि के लिए तुम्हारे बहकाने मत दो। बेन जॉनसन एक महान लेखक के शत्रुतापूर्ण नाम को अपनाने से ड्राइडन शैडवेल को जॉनसन की तरह बनने की कोशिश न करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि वह उसके स्तर का नहीं है। पिता फ्लेक्नो को अपनी प्रशंसा से तुम्हारे दिमाग को उत्तेजित करने दो, और चाचा ओग्लेबी को अपनी ईर्ष्या से तुम्हें ऊपर उठाने दो। ड्राइडन व्यंग कर रहा है कि शैडवेल को ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलेगी जो स्वयं निम्न स्तर के हैं। तुम मेरे खून हो, जहाँ जॉनसन का कोई हिस्सा नहीं। तुम जॉनसन से बिल्कुल अलग हो। प्रकृति या कला में हमारा क्या हिस्सा है, अर्थात हमारी प्रतिभा जॉनसन की तुलना में कितनी कम है। उसकी बुद्धि ने शिक्षा पर कहाँ एक छाप छोड़ी, और उसने उन कलाओं की निंदा क्यों की जिन्हें वह समझता नहीं था। या जॉनसन की आलोचनात्मक स्वभाव का उल्लेख हो सकता है। उसने राजकुमार निकेंडर की शैली में प्रेम कहाँ रचा, या साइकी की विर्म शैली में धूल कहाँ झाड़ी। ये साहित्यिक संदर्भ है जो शैडवेल की लेखन क्षमता पर सवाल उठाते हैं। उसने कहाँ सौदे बेचे, जल्दी जल्दी काम किया और
तुम एक गायन नाटक का वादा किया और एक प्रशंसन में बदल गया। क्या उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हमेशा हास्यप्रद और निम्न स्तर की निकली? उसकी प्रेरणा ने फ्लेचर के दृश्यों को कब चुराया? जैसे तुम पूरे एथरेज को अपने में मिला लेते हो, क्या वह दूसरे की रचनाओं की नकल करता है? एथरेज एक और नाटककार थे, लेकिन इस तरह मिलाया जैसे पानी पर तेल बहता है, यानी ऊपरी तौर पर और बिना गहराई के। उसका एथरेज, किसका? उसका नहीं, एथरेज का हमेशा ऊपर तैरता है, तुम्हारा नीचे डूब जाता है। तुम एथरेज की प्रतिभा की नकल करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी नकल हमेशा निम्न स्तर की होती है। यह तुम्हारा क्षेत्र है, यह तुम्हारा अद्भुत तरीका है, हर नए नाटक के लिए नए हास्यों का आविष्कार करना। ड्राइडन व्यंग कर रहा है कि शैडवेल के नए हास्य यानी वास्तव में मूर्खतापूर्ण और घिसे पिटे होते हैं। इन पंक्तियों में ड्राइडन शैडवेल को उसकी साहित्यिक सीमाओं की याद दिलाता है। वह कहता है कि शैडवेल की सबसे अच्छी रचनाएं भी नीरस होगी और उसे महान लेखकों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ड्राइडन यह भी आरोप लगाता है कि शैडवेल की लेखन शैली में अशिष्टता है और उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अक्सर विफल हो जाती है। यह शैडवेल को अपने निम्न स्तर के हास्य पर ही ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है, क्योंकि यही उसका असली क्षेत्र है। यह तुम्हारे दिमाग का वह घमंडपूर्ण झुकाव है जिसके कारण यह हमेशा एक ही दिशा में मूर्खता की ओर झुका रहता है। तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से नीरसता की ओर जाता है, जिसके कारण तुम्हारी रचनाएं हमेशा एक ही तरह झुकी रहती है, उसमें विविधता या गहराई नहीं होती, और सभी परिवर्तनों में भी तुम्हारी इच्छा उसी ओर मुड़ती है। यानी तुम हमेशा नीरस और उबाऊ ही लिखते हो, और अपने बड़े पेट को यह दिखावा न करने दो कि उसमें कुछ गहराई है। तुम्हारा पेट तो केवल अर्थहीन फुलाव है, जैसे पेट में गैस भरी हो। यहाँ शैडवेल के स्थूल शरीर का उसकी बुद्धिहीनता से संबंध बताया जा रहा है। तुम्हारे विशाल शरीर में 1 टन का आदमी लिखा हुआ है, तुम भारी भरकम हो, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी बुद्धि एक छोटी सी किल्डेरकिन, एक छोटा पीपा जितनी ही है। तुम्हारा शरीर बड़ा है, लेकिन बुद्धि बहुत कम है। मेरी तरह तुम्हारी कोमल पंक्तियां भी धीरे धीरे रेंगती हैं, नीरस और कमजोर हैं। तुम्हारी दुखद कविताएं हंसी देती है और तुम्हारी हास्य कविताएं सुला देती है। तुम न तो त्रासदी लिख पाते हो, न ही कॉमेडी। तुम चाहे कितनी भी कड़वाहट गुस्से से लिखने बैठो, तुम्हारी हानिरहित यानी इनऑफेंसिव व्यंग जो है कभी काटते नहीं, यानी उसमें कोई धार या प्रवाह नहीं होता। तुम्हारे अपराधी हृदय में भले ही जहर भरा हो, यह तुम्हारे आयरिश खुलेपन को छूता है और मर जाता है। तुम्हारा गुस्सा भी कमजोर और अप्रभावी है। तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें प्रसिद्धि खरीदने के लिए नहीं बुलाती, तीखे याम्बिक छंदों में, बल्कि हल्के एनाग्राम अक्षरों को बदलकर शब्द बनाना में तुम्हारी प्रतिभा केवल निम्न स्तर से साहित्यिक खेलों तक ही सीमित है। नाटक लिखना छोड़ दो और अपने शासन के लिए चुनो। फिर उसके बाद एक्रोस्टिक लैंड यानी अक्षरों से शब्द बनाने वाली कविता की भूमि में कोई शांतिपूर्ण प्रांत। ड्राइडन शैडवेल को नाटक छोड़कर ऐसी कविता लिखने की सलाह दे रहा है जिसमें केवल अक्षरों का खेल हो, क्योंकि वही उसकी क्षमता के अनुसार है। वहाँ तुम अपनी मूर्खता दिखा सकते हो और वेदी बना सकते हो, और एक गरीब शब्द को 10,000 तरीकों से यातना दे सकते हो, अर्थात उसे बार बार घुमा फिरा कर नीरस बना सकते हो। या यदि तुम अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को दिखाना चाहते हो, अपने खुद के गाने बनाओ और उन्हें अपनी वीणा पर गाओ। ड्राइडन व्यंग कर रहा है कि शैडवेल की प्रतिभा केवल अपने ही नीरस गानों को गाने तक सीमित है।
उसने कहा, लेकिन उसके अंतिम शब्द मुश्किल से सुनाई दिए क्योंकि ब्रूस और लॉन्गविले ने एक जाल तैयार किया था। शायद शैडविल के समर्थकों का उल्लेख है, और उन्होंने उस अभी भी भाषण दे रहे कवि को नीचे गिरा दिया। डूबते हुए उसने अपना रास्ता ऊनी लबादा यानी पीछे छोड़ दिया। यह उसके भौतिक और साहित्यिक महत्वहीनता को दर्शाता है। एक भूमिगत हवा द्वारा ऊपर उठाया गया, यह एक हास्यप्रद और अस्वाभाविक तरीका है जिसमें शैडवेल स्वर्ग की ओर जा रहा है, जो उसकी मूर्खता की दुनिया का प्रतीक है। यह लबादा युवा भविष्यवक्ता यानी शैडवेल के उत्तराधिकारी के हिस्से में गिर गया, अपने पिता शैडवेल की कला के दोगुने हिस्से के साथ। इसका मतलब है कि शैडवेल का उत्तराधिकारी भी उतना ही या उससे भी अधिक मूर्ख होगा। कुल मिलाकर इन व्यक्तियों में ड्राइडन शैडवेल की वास्तविक मूर्खता, उसकी नीरस लेखन शैली और उसकी साहित्यिक सीमाओं का उपहास करता है। वह उसे नाटक छोड़कर निम्न स्तर की कविताएं लिखने की सलाह देता है और यह भविष्यवाणी करता है कि उसका उत्तराधिकारी भी उतना ही मूर्ख होगा। अंत में शैडवेल का स्वर्गारोहण भी हास्यप्रद और अस्वाभाविक है, जो उसकी मूर्खता के साम्राज्य को दर्शाता है। इसी के साथ हमारी ये पोएम समाप्त होती है।